नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद में अब से कुछ देर पहले बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब अमित शाह के भाषण के बीच में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देखिए जरा। दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मिला। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय? आपको बता दूं कि अमित शाह चुनाव सुधारों पर सरकार का पक्ष रख रहे थे, लेकिन इसमें चुनाव सुधारों की बात करने की जगह उनका सारा जोर नेहरू और गांधी परिवार पर हमला करने में लगा हुआ था। अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का बड़ा अपमान करते हुए कहा कि देश में पहली वोट चोरी उन्हें नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुई, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो सरदार पटेल को पीएम बनाना चाहते थे। हालांकि अमित शाह यहां बड़ी गलती कर बैठे, क्योंकि नेहरू जी पीएम बने ये महात्मा गांधी चाहते थे और सरदार पटेल भी गांधी जी की बात से सहमत थे। उन्होंने भी कहा था कि मैं भी चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू बने। इस तरह अमित शाह ने गांधी जी पर ही इल्जाम लगा दिया। वहीं सोचने वाली बात यह भी है कि अगर वोट चोरी से नेहरू को पीएम की कुर्सी मिली होती तो उसके बाद हर चुनाव में वो जीतते नहीं बल्कि हारते। उसके आगे के चुनाव में वो हार जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार वो चुनाव दर चुनाव जीतते गए और प्रधानमंत्री बनते गए। आखिर ऐसा कहकर यहां अमित शाह ने किसका अपमान किया? अमित शाह ने दूसरी वोट चोरी का इल्जाम इंदिरा गांधी पर लगाया और इसके बाद तीसरी वोट चोरी में सोनिया गांधी का नाम लिया, जिनके खिलाफ आरोप लगाया गया है कि देश की नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी वोटर बन गई थी। हालांकि यह मामला अभी अदालत में है, नोटिस जारी हुआ है। क्या कुछ आएगा, यह केस टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? क्योंकि इसी पर केसी वेणुगोपाल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह मामला और आप साबित कर दीजिए कि क्या सोनिया गांधी ने वोटर बनकर यहां वोट दिया था। अगर आप साबित कर देंगे तो हम मान जाएंगे। लेकिन यहां अमित शाह जो झूठ फैलाना चाहते थे संसद में, वो झूठ वो फैला गए। लेकिन शाह ने एक विचाराधीन मामले को तथ्य की तरह पेश कर यहां जो कुछ करना चाहा वो कर गए। अमित शाह ने नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी के बाद राजीव गांधी का भी नाम लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम वही लाए थे। और फिर राहुल गांधी की वोट चोरी पर की गई 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी उन्होंने वार किया। अमित शाह के भाषण में कहीं भी उन सवालों का जवाब नहीं दिखा जो विपक्ष के नेताओं ने उठाए थे। ऐसे में विपक्ष ने वॉकआउट किया। राहुल गांधी ने अमित शाह के भाषण के बाद संसद परिसर में कहा है कि अमित शाह ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, उनका जवाब पूरी तरह से बचाव वाला था। आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी जब इससे बाहर निकले, यानी जब पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट किया तो बाहर प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले इसको सुनिए। पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। 47 से वोट चोरी शुरू हो गई थी। नहीं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से वो कह रहे हैं आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। तो सुन रहे थे आप, यहां राहुल गांधी कह रहे थे कि मेरे सवालों का जवाब यहां अमित शाह ने नहीं दिया। वॉकआउट करने के बाद जब बाहर निकले पत्रकारों से बात करते हुए, बाहर निकलकर प्रियंका गांधी ने भी पत्रकारों से बात की और प्रियंका गांधी ने भी अमित शाह के 1.5 घंटे के भाषण पर जो कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। 1.5 घंटे के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने चोरी हुई है। कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? सोनिया गांधी जी का भी
तो यहां पर साफ साफ सफाई, आखिर आप जो चोर होता है, जो वोट चोरी करता है, वही सफाई देता है, यह बात कह रही थी यहां प्रियंका गांधी। बहरहाल विपक्ष के वॉकआउट पर किरण रिजिजू चिल्लाते रह गए कि ये लोग भाग रहे हैं। अभी शुरुआत में आपने देखा भी, जरा स्क्रीन पर फिर से ले आइए, कैसे जब विपक्ष वॉकआउट कर रहा था, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, बाकी लोग हंगामा मचाए हुए थे। सत्ता पक्ष के लिए सबसे तौहीन वाला समय होता है, सबसे ज्यादा बेइज्जती वाला समय होता है जब विपक्ष या कोई भी, आप भाषण दे रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, आपके साथी सिर्फ सुन रहे हैं, इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। और यहां देखिए वॉकआउट हो रहा है और बाकी सत्ता पक्ष यहां खड़ा है और ये गुस्से में जो कुछ करना होता है वो करता है। सुन लीजिए एक बार फिर क्या कह रहे हैं यहां किरण रिजिजू, सुनिए। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई, तो हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, यानी आप पहले से उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये चले जाएं। बहरहाल विपक्ष के वॉकआउट पर किरण रिजिजू चिल्लाते रह गए। आप देख रहे हैं कि ये लोग भाग रहे हैं, सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के आरोप से बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। आप जानते हैं कि कल लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत हुई तो विपक्ष के सारे नेताओं ने चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया से लेकर एसआईआर, बीएलओ की मौत, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, सही लोगों के नाम को काटना, ऐसे तमाम मुद्दे गिनाए। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी काम बताते हुए इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था और वोट चोरी का यह मसला महज चुनावों तक सीमित न रहकर राहुल गांधी ने यह भी बताया था कि कैसे आरएसएस और बीजेपी वोट छीनकर देश के ताने बाने को ही तहस नहस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर ऐसी जगह चोट की जिससे बीजेपी तिलमिला गई और आज राहुल गांधी ने सीधे अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट की चुनौती दे दी। आइए जरा सुनिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो चलिए मेरे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट कर लीजिए। जरा सुनिए पहले राहुल गांधी को और इसके बाद क्या कुछ होता है वो भी देखेंगे हम, लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनिए। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाओ। तो सुन रहे थे आप यहां पर कि अमित शाह जी, चलिए मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप हमारे मेरे ही 3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जो किए, जिसमें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुलासा किया था महादेवपुरा में कैसे वोटों की चोरी हुई कर्नाटक में, उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुलासा किया था कि कैसे महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुलासा किया था कि कैसे हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, और इन्हीं तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहां अमित शाह उसका जिक्र कर रहे थे। इस पर इन्होंने साफ साफ कह दिया, क्योंकि अमित शाह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यहां पर पेश कर रहे थे। देश के गृह मंत्री हैं, उनसे उम्मीद नहीं होती, नहीं की करते हैं लोग, लेकिन फिर भी गृह मंत्री आज जो कर रहे थे उससे देश कहीं ना कहीं शर्मसार तो होगा ही। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अमित शाह की तिलमिलाहट और बढ़ गई। आइए देखिए कैसे भड़क गए अमित शाह राहुल गांधी के इस चैलेंज के बाद, सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो देख लिया आपने, यहां अमित शाह बिल्कुल यहां तिलमिला गए, लेकिन इस तिलमिलाहट को राहुल गांधी ने फिर खड़ा होकर, यहां फिर राहुल गांधी खड़े होते हैं और राहुल गांधी कहते हैं ये घबराहट है, ये वोट चोरी है। आइए सुनिए राहुल गांधी को। करूंगा यही बोला ना, उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ,
आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, फिर मैं मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा आपको। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर। ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय तो आपने अगर अमित शाह का रिस्पांस देखा तो यहां यह डरा हुआ घबराया हुआ रिस्पांस है, सच्चा रिस्पांस नहीं है। यह बात यहां कह गए राहुल गांधी, इसके बाद और घबराहट बढ़ गई, तिलमिलाहट बढ़ गई यहां अमित शाह की। अमित शाह इसके बाद फिर तो तथ्यों को यहां से उठाकर वहां, वहां से उठाकर वहां फेंकते नजर आए, लेकिन भाषण में बहुत घबराहट दिखाई दी और बहुत ज्यादा यहां डिफेंसिव दिखाई दिए देश के गृह मंत्री, एसआईआर पर, चुनाव सुधार पर अपनी बात रखते हुए, सत्ता पक्ष की बात रखते हुए। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है जिसमें चुनाव आयुक्तों को फुल इम्यूनिटी दी गई है, पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, और इस फुल इम्यूनिटी देने के पीछे जो सोच थी, हमें उसका जवाब चाहिए। हम यही चाहते हैं। मैंने कल भी बोला था, राहुल गांधी कह रहे थे, मैंने अपने भाषण में कहा था कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल नहीं फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। तो यहां राहुल गांधी फुल इम्यूनिटी, इसके पीछे जो सोच थी, हमें उसका जवाब चाहिए। यहां राहुल गांधी पूछ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं है। अमित शाह के जोर से बोलने या नेहरू गांधी परिवार को घेरने से जाहिर होता है दोस्तों कि असल मुद्दों के जवाब उनके पास नहीं है, सत्ता पक्ष के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, या वो देना ही नहीं चाहते। वही मुद्दे भटकाने के लिए बीजेपी को आज एक और विषय मिल गया। राहुल गांधी की 15 से 20 दिसंबर तक होने वाली जर्मनी यात्रा पर बीजेपी ने फिर से उन पर तंज कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी 15 से 20 तारीख तक विदेश जा रहे हैं, विदेश में जर्मनी जा रहे हैं। वहां कई अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलेंगे, वहां के जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, उनसे भी, उसके नेताओं से भी मुलाकात होगी। तो राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं तो बीजेपी, यहां आप जानते हैं बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, वो कहना शुरू कर दिए। लेकिन यहां एक लेकिन के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं। हमारे विदेश मंत्री की तरह काम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी तो 15 से 18 तक विदेश की यात्रा पे, 3 देशों की यात्रा पे हैं। उनके बारे में कोई नहीं कह रहा है। 15 तारीख को इधर राहुल गांधी जा रहे हैं तो उसी 15 तारीख से नरेंद्र मोदी भी 3 देशों की यात्रा में पे विदेश जा रहे हैं। ओमान जा रहे हैं, इथोपिया जा रहे हैं, और एक देश शायद इजिप्ट या कहीं और जा रहे हैं, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन ये 2 देशों की यात्रा तो कंफर्म मैं बता रहा हूं, ओमान और इथोपिया। तो नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, तो कोई बात नहीं। लेकिन देश का नेता विपक्ष, जो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, जिसके पास समय भी पूरा है, वो जा सकता है, लेकिन उस पर आरोप। तो बीजेपी को इसका जवाब भी देना चाहिए कि आखिर नरेंद्र मोदी का विदेश जाना सही और राहुल गांधी का विदेश जाना गलत कैसे है। खैर, बीजेपी तो कभी सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं देगी। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी की पोल संसद में खुली है और अमित शाह चिल्ला चिल्ला कर बोलने के बावजूद पस्त दिखे, क्या यह विपक्ष की बढ़ती ताकत का असर है? क्या संसद में वोट चोरी पर विपक्ष की बड़ी जीत हुई है? राहुल गांधी के चैलेंज से क्यों आखिर तिलमिला गए अमित शाह? इन सब का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रेम कुमार जी,
हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी और शकील अख्तर जी। शकील जी सीधे वहीं से आ रहा, और प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ गए हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी सबसे पहले आपके पास ही, आप सीधे वहां से संसद से सीधे पहुंच रहे हैं और संसद के इस गहमा गहमी वाले दिन और गर्मा गर्म भाषण और उसमें टोका टाकी और फाइनली विपक्ष का वॉकआउट, सब कुछ आपने देखा, क्या कुछ रहा, जरा आपकी आंखों देखी। देखिए राजीव जी, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा मैसेज है जो इन 3 दिनों में गया, सोमवार से बहस शुरू हुई थी, आज बुधवार हो रहा है, कि राहुल डरते नहीं है, विपक्ष डरता नहीं है। बीजेपी की, अमित शाह की, मोदी जी की सारी थ्योरी ये थी, सारी कोशिश ये थी कि डर का माहौल बना रहे। और आज आपने देखा कि किस तरह राहुल ने सामने उनको तोड़ दिया। अमित शाह जी बोल रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, वो यहां तक बोल गए कि एक वाद आया है सोनिया गांधी के खिलाफ। मतलब कोई जाके कोर्ट में प्राइवेट इस्तगासा पेश कर दे, कोई कोर्ट में चला जाए, कोई एफआईआर किसी के खिलाफ लॉन्च कर दे तो मामला बन जाता है। वो ऐसा बता रहे थे जिसका फैसला हो चुका है। खैर, तो राहुल ने जिस और संसद में गृह मंत्री ये बात कह रहा है, संसद में बिल्कुल सही कहा आपने। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो इंटरवीन किया, मोदी जी इंटरवीन नहीं कर पाते, अमित शाह नहीं कर पाते, लेकिन राहुल ने कहा। और राहुल ने जब कहा तो वाकई जो है अमित शाह नहीं, बाकी पूरा जो ट्रेजरी बेंच थी, जो सत्ता पक्ष थी, उसमें एक घबराहट का माहौल बन गया। और राहुल ने जो ये कहा कि आप खाली ये बता दीजिए, बहुत बड़ा सवाल है ये कल से गूंज रहा है कि ये अभयदान इम्यूनिटी क्यों, क्या वजह है कि चुनाव आयुक्तों को हर तरह से हर मामले में अभयदान दिया हुआ है, इम्यूनिटी दी हुई है। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। विपक्ष का जो वॉकआउट है वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि एक पॉइंट पे आज बहस खत्म हो गई लोकसभा में। कांग्रेस ने मांगी थी एसआईआर पे, उन्होंने कहा चुनाव सुधार में बात करेंगे। चुनाव सुधार में 2 दिन की बहस लोकसभा में हुई, करीब 15-20 घंटे हो गए, करीब 2 दिन की हुई, 1 दिन की तय हुई थी, बढ़ा के 2 दिन की गई। सरकार की तरफ से क्या ठोस बातें आई, और उल्टा वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने कोई सुझाव नहीं दिए। राहुल ने तो आज भी बताया, राहुल ने 4 बातें बताई थी। उन्होंने कहा था 45 दिन में सीसीटीवी क्यों खत्म कर रहे हैं, हमको एक्सेस दो, जो सीजीआई को हटाया है उनको वापस लो, जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दो। उनके ठोस सुझाव थे बिल्कुल, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। तो राहुल ने आज संसद के अंदर भी कहा, लोकसभा के अंदर भी कहा और लोकसभा के बाहर भी कहा कि डर गए, घबरा गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और प्रियंका ने तो बहुत साफ तौर पे कहा कि क्या कोई सच्चा आदमी जो होता है वो इतनी लंबी सफाई देता है। उनका जोर था बड़ी सफाई पे, 1.5 घंटे आप बोले जा रहे हैं, वो जो मूल मुद्दा है उस पर नहीं बोल रहे। तो राहुल ने जो ये कहा, जो गुस्सा आया था अमित शाह जी को, वो इसमें आया था डिबेट। राहुल ने कहा डिबेट कर लीजिए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप डिबेट कर लीजिए। तो डिबेट तो ये कर नहीं सकते। मोदी जी को भी 2024 के चुनाव से पहले राहुल ने चैलेंज किया था कि आइए सामने बैठ जाते हैं, आमने सामने कहीं पे भी हम लोग डिबेट कर लेते हैं। आज उन्होंने अमित शाह के लिए कहा। देखिए राजीव जी, जिसने भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो लोग देखते हैं, जो पत्रकार हैं, जो ऑफिसर हैं, बाकी सब, अमित शाह जिस तरह व्यवहार करते हैं वो मोदी जी से भी ज्यादा जो है इगोइस्ट दिखते हैं, वो उनसे भी ज्यादा अहंकार में दिखते हैं। अमित शाह के पास जाके उनका कोई मंत्री भी बात खुद से नहीं कर पाता। अमित शाह भी संकेत करते हैं जी, बहुत बहुत छोटा संकेत जैसा होता है, जो बड़ा एक फ्यूडल तरीका होता है, और फिर कोई आके पीछे धीरे से अदब के साथ खड़ा होता है। उनको राहुल गांधी इस तरह चैलेंज कर रहे हैं तो वो जो आतंक का माहौल है वो एकदम से टूट जाता है। बीजेपी के लोग कल से ये बात कर रहे हैं कि राहुल बोल तो अच्छा रहे हैं, प्रियंका ने बोला तो अच्छा, और जो बिहार के चुनाव में इन्होंने एक शब्द बोला था जो वहां आमतौर पे चलता है, गर्दा उड़ा दिया,
तो खड़गे जी तो गर्दा ही उड़ा दिया। जी, तो ये जो है गोदी मीडिया के पत्रकारों से लेके वहां के ऑफिसर से लेके और सब बोल रहे हैं कि एसआईआर और वंदे मातरम, इन दोनों विषयों पे जो बहस हुई है, जो चर्चा हुई है, इसमें सरकार को ही नुकसान हुआ है। और राहुल गांधी ने इसमें पॉइंट मिले हैं, राहुल गांधी ने इसमें लीड किया है। जी राजेश जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं जल्दी से। प्रेम कुमार जी, कैसे आप देखते हैं ये पूरा घटनाक्रम? आपने देखा और इसमें सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी खड़े होकर सीधे कह रहे हैं कि आप जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो चलिए उस पर डिबेट कर लेते हैं, लेकिन यहां गुस्से में क्यों लाल हो गए अमित शाह? आखिर क्या यहां लगा? बाद में उन्होंने जब वो बैठते हुए जब उन्होंने अपनी बात रखी तो कह रहे हैं कि माननीय चेयर को कि आपने प्रोटेक्शन दिया इसके लिए धन्यवाद, गृह मंत्री को प्रोटेक्शन दिया इसलिए धन्यवाद। खैर, अपनी बात रखिए प्लीज। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, सिर्फ चेयर से प्रोटेक्शन नहीं मिला। अमित शाह जी को जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल पूछे तो माहौल पूरी तरह से टेंस दिखा और सारे लोग उनके पक्ष में खड़े होकर इस तरह से घूमने लगे जैसे कोई कमांडो एक्शन में आ रहा है, कोई व्यक्ति खड़ा है उसके साथ में कमांडो बोल रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो साला शब्द का इस्तेमाल किया है, गाली दी है। वो टुकड़ा आप दिखाइए अपने दर्शकों को कि वो साला बोल करके वो बोलते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से आज तक कभी नहीं हुआ। ये सवाल देश के सवाल हैं कि अमित शाह से व्यक्तिगत पूछे गए सवाल नहीं है कि वो साला कह करके संबोधित करेंगे और आवाज निकालेंगे। तो ये गाली देना संसद में, पता नहीं वो गाली संसदीय कार्यवाही से हटाई भी गई है कि नहीं हटाई गई, क्योंकि कोई आदेश स्पीकर ने दिया हो ऐसी खबर आई नहीं है। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री गाली गलौज करते हुए दिखे हैं। ये लग रहा है जैसे संसद में कोई नेता बात नहीं कर रहे हो, वो गुंडे बात कर रहे हो। इस तरह से बात की गई है। और ये क्यों हो रहा है? प्रियंका गांधी ने सही कहा कि चुनाव की चोरी पर ही तो सवाल हुए थे। 1.5 घंटे तक सफाई देते रहे, 1.5 घंटा सफाई देने में लगा। आइए जरा प्रियंका गांधी को, 1 मिनट प्रियंका गांधी को सुन लेते हैं जो आप कह रहे हैं। प्रियंका गांधी को एक बार जरा सुना दीजिए, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए जरूरी है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी है और राहुल गांधी अंदर भी बाहर भी, लेकिन प्रियंका गांधी सुनिए। 1.5 घंटे के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने चोरी हुई है। कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? जी प्रेम कुमार जी, बस एक रेफरेंस, चूंकि आप बोल रहे थे, रेफरेंस के लिए था ये। बिल्कुल, तो मैं उसी पॉइंट पर आता हूं। ये जो सफाई दी गई, अब देखिए, चुनाव चोरी आज का सवाल है और देश का प्रतिपक्ष मोदी सरकार के रहते चुनाव आयोग पर और उन दोनों की मिली भगत पर सवाल उठा रहा है, अपने तय सबूत भी दे रहा है। ये एक अलग विषय है, उसकी मतलब मीन मेक में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि चुनाव चोरी का जवाब देने के लिए गृह मंत्री क्या कह रहे हैं कि पंडित नेहरू चुनाव चोरी करके जीते थे। अरे आपके पूर्वजों ने क्या कभी बोला कि इस बात को कि पंडित नेहरू ने कभी चुनाव चोरी करके चुनाव जीते? किसी ने कहा क्या? जनसंघ के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने कहा? नहीं कहा। आज जब मोदी सरकार में ये आरोप लग रहे हैं तो आप पंडित नेहरू को वोट चोर बता रहे हैं। अरे किसके लिए? कांग्रेस के भीतर का मामला था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाम प्रस्तावित किया पंडित नेहरू का, चाहे गांधी जी के कहने से किया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप कह रहे हैं कि उनका वोट चोरी हो गया। इतना बड़ा झूठ। इस झूठ के सामने जो आज आप पूरे चुनाव को वोट चोरी के सवालों से घेरे हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार है, उसकी जवाबदेही है आपकी, उसका जवाब नहीं दे रहे और पंडित नेहरू को आप वोट चोर बता रहे हैं। और आप देखिए वहां तक नहीं रुकते, आप इंदिरा गांधी पर आते हैं, आप राजीव गांधी पर आते हैं। राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए इसलिए कि वो चुनाव में सुधार चाहते थे, लेकिन ईवीएम को इतनी बार इस तरह से बदला जाएगा,
18-18 लाख ईवीएम गायब है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। ईवीएम जहां बनता है उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बीजेपी के लोग शामिल होंगे। ईवीएम में तमाम विसंगतियां, वीवीपैट जैसी चीजें आई। ईवीएम खराब था तब तो वीवीपैट की आई विश्वसनीयता के लिए, भाई ईवीएम पर सवाल था तब तो वीवीपैट आया। आज भी वीवीपैट इनेबल्ड ईवीएम रहते हुए वीवीपैट की गिनती नहीं होती, वीवीपैट पर पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में वो लटका हुआ मामला है। आज तक कभी किसी चुनाव में कहता है चुनाव आयोग कि हमारे पास वो करने के लिए समय नहीं है, और जब समय होता है तो उस पर चर्चा नहीं होती। ये सारी चीजें हुई हैं। ईवीएम कांग्रेस लेकर आई इसलिए नहीं कि वो वोट चोरी कर रही थी। वोट चोरी करती तो तुम आते ही नहीं। क्या वोट चोरी करते तो कांग्रेस सत्ता से जाती क्या? ये बात सोचने के बजाय ये गलत इल्जाम, कुछ भी बात बोलेंगे। ईवीएम आया और ईवीएम को डिस्टोर्ट किया गया, ईवीएम का मैनिपुलेशन किया गया, बाकी चुनाव चोरियां हुई जिसके सबूत दे रहा है नेता प्रतिपक्ष। उस पर सीधे संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, आमने सामने पूछे जा रहे हैं, आंख में आंख मिलाकर पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से आंख में आंख मिलाकर पाकिस्तान और चीन से लड़ने की बात नरेंद्र मोदी किया करते थे और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए, लेकिन राहुल गांधी ने आंख में आंख मिलाकर बात करने की बात संसद से बाहर भी की, संसद के भीतर भी की। तो आज जो नजारा देखने को मिला है वो वोट चोरी या पूरे देश में जो कुछ हो रहा है उसको एक तरह से स्वीकार कर लिया गया है। ये उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके गाली गलौज से, उनकी भाषा से, उनकी गुंडागर्दी से संसद में साफ दिख रहा है। जी जी, लेकिन ये दो प्रसंग यहां दिखाना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी साफ चैलेंज कर रहे हैं कि आप मेरी ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर डिबेट कर लीजिए, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे पहले वो कह रहे थे एक सादा वाला, एक एटम बम वाला, एक हाइड्रोजन बम वाला, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कैसे झूठ परोसा गया, उन सब का मैं कच्चा चिट्ठा लेके आया हूं, वो धीरे धीरे खोलूंगा। और यहां पर उससे पहले नेहरू, इंदिरा, फिर सोनिया गांधी, एक कोई भी, बहुत सही कह रहे थे अभी शकील जी भी कि सोनिया गांधी के ऊपर, आज आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी के ऊपर कोई एक शिकायत दर्ज करा दे तो उसको क्या संसद के अंदर बोला जाएगा? कुछ भी अभी कुछ अता पता नहीं। ऐसे तो बहुत सारे केस सबके ऊपर हैं। तो इसलिए, लेकिन राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए फिर से, और आता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास भी, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास भी आता हूं। राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं और अमित शाह परेशान हो रहे हैं। पहले राहुल गांधी के चैलेंज सुनिए। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please, please, please. ठीक है, बैठ जाओ। अब इसके बाद जरा सुन लीजिए अमित शाह का रिएक्शन सुन लीजिए जरा, फिर आता हूं प्रशांत टंडन जी के पास। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। किसने कहा कि आप नहीं, हम ही करेंगे तय? ये तो आपने खुद कहा था कि मैं आपके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक सवाल का जवाब दूंगा। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया इस पे बहुत ही एक सीधी साधी प्रतिक्रिया, बहुत शांत प्रतिक्रिया आई राहुल गांधी की, जरा उसको सुन लीजिए। फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं कि आखिर संसद की परंपरा क्या यहां खत्म होती जा रही है, ये इस पे बात करना जरूरी है। प्रशांत जी आपके पास आता हूं, और संसद के इस ऐसी कार्रवाइयों को आपने, हमने, हमारे तमाम साथियों ने, शकील जी तो लगातार कर ही रहे हैं, सबने कवर किया है, खूब कवर किया हम लोगों ने संसद के दोनों सदनों को। जरा सुनिए राहुल गांधी को। 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको
मौका दूंगा आपको। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, सुन रहे थे आप, प्रशांत जी सुन रहे थे इसको। जरा आपकी प्रतिक्रिया और सवाल वही कि क्या यहाँ पर संसदीय परंपरा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है? जिस प्रकार 1.5 घंटे तक भाषण दिए, आप 1.5 घंटे नहीं, आप दिन भर भाषण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल और बहुत कुछ गर्माहट गर्मागर्म सब कुछ हम लोगों ने देखा है, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, और अगर झूठ शब्द बोलूं और संसद के अंदर तो झूठ शब्द असंसदीय है, वैसे शब्दों का, झूठे झूठे शब्दों का इस्तेमाल करना सदन के अंदर कैसे देखा जाए इस पूरे, और उसमें भी इतनी गंभीर चर्चा, चुनाव सुधार की बात हो रही थी ना। कह रहे थे यहां अमित शाह कि 30 चुनाव तो पिछले 11 साल में अलग अलग विधानसभाओं के विपक्ष ने भी जीते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जीती है, हम 44 जीते तो आप 30 जीते हैं, ये कह रहे थे। ठीक है, और उसके बाद वही जो हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि जब ये हारते हैं तो रोते हैं, जब जीतते हैं तो फिर नया कपड़ा पहन के आ जाते हैं ओथ लेने के लिए। ये सब शब्द थे माननीय के। प्रशांत जी, देखिए, कपड़ों के मामले में तो मोदी जी से की टक्कर कोई ले नहीं सकता। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी नहीं ले सकते। जितने कपड़े वो बदलते हैं उतने कपड़े जिनमें तो शाहरुख खान भी नहीं बदलता होगा। लेकिन पिछले 3 दिन में राजीव जी हम लोगों ने देखा है, दरअसल ये मामला क्या है, ये हंगामा क्यों बरपा है, उसकी वजह है वंदे मातरम पे हुई डिबेट, और वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया मामला। मतलब किसी और इरादे से उसको लाए थे, अच्छा होमवर्क नहीं था, गलत रणनीति थी, गलत विषय की चॉइस थी। आप फ्रीडम स्ट्रगल के मामले पर डिबेट करना चाहते हैं जिसमें कि कोई आपका पृष्ठभूमि नहीं थी, तो जाहिर है कि उस डिबेट में आपका वही होना था जो हुआ मोदी जी का। बिल्कुल गलत चुनाव था, और वो गलत वेस्ट बंगाल के चुनाव के चक्कर में वो मुफ्त में उन्होंने जो है, जिसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, वो उन्होंने किया। और पहली बार संसद में आरएसएस के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उनके रोल और अंग्रेजों के साथ उनकी गलबैयाँ, उनका मुस्लिम लीग के साथ सरकार, हिंदू महासभा का बनाना, ये सब बातें जो है वो आ गई। और उसका अब उसी का रोना है कि कैसे उसका जो है डैमेज कंट्रोल हो। तो ये डैमेज कंट्रोल अमित शाह करने आए थे आज उसका, और उस डैमेज कंट्रोल में वो डैमेज और खुद भी हो गए। ये अगर आपा खो रहे हैं संसद में तो इसका संदेश बड़ा स्पष्ट जाता है कि आप आपा क्यों खो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अमित शाह अपने असली रूप में आ गए, वो अलग बातें हैं, लेकिन असली बात यह है कि जो आपने एसआईआर पे और खासकर वंदे मातरम पे, जो ये 2 विषय पे आप बैकफुट पे, आपकी बात कन्विंसिंग नहीं है, और उसमें तो बुरी तरीके से आप मतलब जिसको कहें कि मुंह छिपाने की जगह नहीं, वो आपका हाल हो गया वंदे मातरम की डिबेट में। अब एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है मनमानी रंग से, एक मैं मिसाल देता हूं संसद की बात पे। जरा ये राहुल गांधी की अभी का जो ये ट्वीट है, राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया है, जरा ये रखना चाहता हूं। यहां पर साफ साफ राहुल गांधी देखिए लिख रहे हैं कि संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ डिफेंसिव जवाब है। डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं बोले। ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट पर घबराहट। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने
और करने पर कोई जवाब नहीं, सीजेआई को चयन प्रक्रिया से निकालने पर कोई जवाब नहीं, इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी देने पर उठपटांग जवाब, सीसीटीवी फुटेज न देने का बहाना भी बहुत हास्यास्पद। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। ये राहुल गांधी का अभी ट्वीट 5 मिनट पहले का ट्वीट है। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत, ओम बिरला जी, आप विपक्ष को देखकर तो बड़ा नाक भौं सिकोड़ते हैं, पर अमित शाह के साला कहने पर आपकी तरफ से सुई पटक सन्नाटा क्यों? क्या ये संसदीय भाषा है या उनके मुंह से निकले अपशब्द भी फूल बरसा रहे हैं? जरा सुन लेते हैं। अपशब्द नहीं, माफी के साथ, लेकिन चूंकि संसद में है और जब तक निकाला नहीं जाता है हम सुना सकते हैं, और देश के गृह मंत्री हैं इसलिए भी, और हमारे तमाम दर्शकों आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए, लेकिन ये सुनाना पड़ेगा मुझे इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने भी इसको ट्वीट किया है। गाली गलौज मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। अगर मेरे सामने कोई गालियां देता है तो आग लग जाती है शरीर में, मुझे पर्सनली कह रहा हूं, मेरी ये वो है, लेकिन फिर भी ये सुनाना पड़ेगा क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर ऐसे शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? ये देखिए प्रशांत जी, देख लीजिए, सुन लीजिए। तो आज अमित शाह सदन के अंदर सिर खुजलाते हुए क्या कह रहे हो आप? चुनाव आयोग, क्या शब्दों का इस्तेमाल, किस भाई संसद के अंदर आप भाषण देने आए हैं, आप चुन के आए हैं, आप अपने संसदीय परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि 30 साल से मैं चुन के आ रहा हूं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, 30 साल से। राहुल गांधी भी पिछले 25 साल से चुन के आ रहे हैं। राहुल गांधी 2020 साल तो हो गए, ये 25वां चल रहा है उनका, 20 से 25 वाला। हाँ, 5वां जी, 5वां मतलब 25 जी। बेसिकली मामला राजीव जी ये है कि अमित शाह संसद और उनके अपने दरबार में फर्क नहीं कर पा रहे। अपने दरबार में आप कुछ भी कहते हैं, किसी को डांट दें, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन ये संसद है, यहाँ तो विपक्ष बोलेगा भी और आपको सुनना पड़ेगा। आप विपक्ष का काम है आपके ऊपर सवाल खड़े करना। तो ये दरबार और अपना दरबार और संसद में फर्क नहीं कर पा रहे, भले कितने साल से हो। उनको अभी भी लग रहा है कि ये मेरे सामने राहुल गांधी ने ये कैसे कह दिया, मेरे दरबार में तो किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो बेसिकली ये दरबार का मामला है, वो दरबार की आदत है, दरबार की शब्दावली है और वो संसद में ले आए। लेकिन जो मामला है कि वो डिफेंसिव है। और एक मैं उदाहरण देता हूं राजीव जी, अभी उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है। 3 करोड़ लोग निकाले जा चुके हैं, 3 करोड़ लोग राजीव जी उत्तर प्रदेश में, जिनको कहा जा रहा है कि एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड या मृत पाए गए। अब इसमें 15.44 लाख, 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं में 6% एब्सेंट है, 10% कहीं और चले गए, 4% जिनकी मृत्यु हो गई है। अब इसमें गोरखपुर में 5 लाख, कानपुर में 5 लाख, कुशीनगर में 3.5 लाख, लखनऊ में 2,23,000, कन्नौज में 2,43,000, बलरामपुर में 4 लाख। ये 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में निकाले जा रहे हैं। ये वही बिहार रिपीट हो रहा है। बिहार में 69 लाख लोग निकाले गए थे, यहाँ उत्तर प्रदेश अब तक 3 करोड़ लोग निकाले जाते। तो अगर इस तरीके का SIR होगा, इस तरीके की प्रक्रिया चलेगी, तो विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा जी। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको होने दे रहा है, इतने बड़े इलीगल काम को। आप सोचिए कि जो दलील दिया अभिषेक मनु सिंघवी जी ने या दूसरे और वकीलों ने
कि किस तरीके से पूरा गैर कानूनी है, और एक गैर कानूनी काम को आप होने दे रहे हैं, और जो संवैधानिक अधिकार है जनता का मताधिकार, उसको आप उड़ा रहे हैं। 3 करोड़ लोग आपने उड़ा दिए उत्तर प्रदेश में, और अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी और उड़ाए जाएंगे नाम। और एक आखिरी बात जो कि राहुल गांधी ने जो रेखांकित किया है कि चुनाव आयुक्तों को किस तरीके से लीगल प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत के संविधान में आर्टिकल 361 में ऐसा प्रोटेक्शन केवल भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर को है, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, कोर्ट में मुकदमा नहीं हो सकता। केवल 2 लोगों को है पूरे संविधान में, किसी को नहीं है। भारत की प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी जो कटघरे में भी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के, पहली और आखिरी प्रधानमंत्री, तो किसी को नहीं है। तो ये क्या चुनाव आयुक्त कोई ऊपर से आए हुए देवता हैं, अवतार हैं? इनकी जवाबदेही भारत के कानून के प्रति नहीं होगी। तो और ये सुप्रीम कोर्ट में जब भी चैलेंज होगा, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको होने देगा। ये सिरे से गैर संवैधानिक है। भारत का संविधान सिर्फ वो लोगों को जो है वो लीगल इम्यूनिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है, वो भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर को आर्टिकल 361 में, और किसी को नहीं है। सब कानून के दायरे में है। तो ये चुनाव आयोग क्यों है? क्योंकि वो आपका काम कर रहे हैं, और वो काम करते रहे, क्योंकि उनको कस्टमाइज वोटर लिस्ट बनानी है, इसलिए आपने उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और कल राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि भविष्य में अगर उनकी सरकारें आएंगी तो वो कानून से इसको हटाएंगे और पिछले कारनामों को भी जवाबदेह बनाएंगे। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार को भी बच नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा स्पष्ट मैसेज भी है साथ साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जरूर अपनी राय रखेगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा, क्योंकि सिरे से गैर संवैधानिक है। जी राजीव जी बिल्कुल गैर संवैधानिक बहुत कुछ, लेकिन सदन के अंदर क्यों चल रहा है ऐसा, और सदन से विपक्ष ने वॉकआउट क्यों किया, वॉकआउट करने की बात क्यों वॉकआउट किया विपक्ष ने, इसको बताया है सदन में यानी लोकसभा में उपनेता विपक्ष गौरव गोगोई ने। जरा सुन लेते हैं गौरव गोगोई को, और फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। संसद से बहुत कुछ है, सुनिए जरा। दो दिन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लोकसभा में हो रही थी, जहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष ने अपने बातों को रखा। हमें लगा कि गृह मंत्री जी विपक्ष की कुछ बातें सुनकर आके उन पर अपना जवाब देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनको एक भाषण दिया गया था, एक स्क्रिप्ट दिया गया था, और वो स्क्रिप्ट के अनुसार पढ़ते जा रहे थे। राहुल गांधी जी ने जो अहम सवाल उठाए, अखिलेश यादव जी ने जो अहम सवाल उठाए, टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने, डीएमके के मारन जी ने, एनसीपी के सुप्रिया सुले जी ने, विभिन्न जो हमारे राजनीतिक दल के नेताओं ने जो भी अहम विषय उदाहरण प्रमाण के साथ रखे, हमें लगा कि गृह मंत्री आएंगे, बातें रखेंगे। लेकिन गृह मंत्री एक भाषण, एक स्क्रिप्ट, एक लिखे हुए भाषण को वो पढ़ रहे थे, और बार बार अफवाहें। अब वो एक उदाहरण देता हूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव आयोग के पास गई नहीं। कितने बार चुनाव आयोग के बाहर हमारे दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कितने बार हमने कंप्लेंट दर्ज की है, और सदन के अंदर कितने बार विभिन्न दलों के नेताओं ने कहा है कि हम चुनाव आयोग के पास जाते हैं, कंप्लेंट लेके जाते हैं, चुनाव आयोग हमारी बात सुनता ही नहीं, कोई उस पर जवाब नहीं, और उल्टा बोल रहे हैं कि हम कभी गए नहीं। अब वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट प्रदूषित है, वोटर लिस्ट प्रदूषित है, घुसपैठी है। अच्छा,
जब आपको 400 पार का सपना दिख रहा था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को दिव्य व्यक्ति समझ रहे थे, तब आपको वोटर लिस्ट में प्रदूषण नहीं देखा, तब आपको वोटर लिस्ट में घुसपैठिया नहीं देखा। घुसपैठिया तभी देखा जब लोगों ने आपके 400 पार के सपने पर काला पूरा ठंडा पानी फेंक दिया। तब आप समझ गए कि नहीं, ऐसे होगा तो सरकार जाएगी। और 400 पार का जो सपना का जो करारा हार मिला, आप समझ गए थे कि हरियाणा में आप हारने वाले हो, महाराष्ट्र में आप हारने वाले हो, बिहार में आप हारने वाले हो। सरकार 2.5 साल में पलटने वाली है और अपने पलटने वाले सरकार को बचाने के लिए आपने विशेष रूप से हरियाणा में वोट चोरी की, आपने विशेष रूप से महाराष्ट्र में वोट चोरी की, आपने विशेष रूप से बिहार में वोट चोरी की। घुसपैठिया प्रदूषित वोटर लिस्ट, तो प्रदूषित वोटर लिस्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। घुसपैठियों के आधार पर आज उनकी सरकार सत्ता में है, ये कहना चाहते हैं। तो जब 400 पार नहीं हुआ, जब संविधान बदलने का उनका जो मंशा पूरा नहीं हुआ, उनको पता लग गया कि हरियाणा हारने वाले हैं, महाराष्ट्र हारने वाले हैं, बिहार हारने वाले हैं, सरकार पलट सकती है। सुनील जी, इस पूरे डिबेट को अभी आप सुन रहे थे गौरव गोगोई को, और 2 दिनों से आप इस डिबेट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट चल रही है, इसी पे सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे अभी नहीं जाते हैं। इधर 2 दिनों की डिबेट को, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या कुछ हासिल हुआ यहाँ? क्या विपक्ष वो मैसेज देने में कामयाब आज हो पाया, खासकर गृह मंत्री के इस भाषण, 1.5 घंटे के भाषण के बाद, कि सचमुच कुछ गड़बड़ है? मतदाताओं तक ये बात पहुंच पाई? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। विपक्ष मतदाता सूची में हेर फेर करने या वोट चोरी के अपने जो संदेश है वह लोगों के बीच में पहुंचाने में कामयाब रहा है। राहुल गांधी ने अपने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से जो क्रमवार चीजें लोगों के सामने रखी हैं, लोग अब उसमें बात करने हैं, वो कर रहे हैं बात कि नहीं, कहीं न कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। और लोग इस बात से सहमत हो रहे हैं कि यह जो SIR का प्रश्न है वह लोगों को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है। बहुत सही सवाल कहा अभी आपने, जो गौरव गोगोई के सवाल आपने बात उठाई कि अगर यह मतदाता सूची इतनी ही गलत थी, अपवित्र थी, या इसमें तरह की गड़बड़ियां थी, तो 2014 का चुनाव जीतने के बाद 2019 के चुनाव के पहले क्यों नहीं करा लिया? मतदाता सूची तो कोई नहीं बनी नहीं, या 2014 के बाद इतने बड़ी संख्या में घुसपैठिए घुस गए, जो आपको याद आ रहा है 2024 में, 2025 में। ये सवाल तो पैदा होता है। और किसी भी राज्य में, मतलब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शासन में है, मध्य प्रदेश में शासन में है, अपने शासन काल में कभी निर्वाचन आयोग से आग्रह किया हो कि नहीं मतदाता सूची बहुत गड़बड़ियां हैं और आप मतदाता सूची में SIR कराइए? तो आप गलत तथ्यों को रख रही है सरकार। 2003 में SIR हुआ था, कौन सा SIR हुआ था? उस SIR में किसने भाग लिया था? कौन सा आवेदन, कौन सा एनुमरेशन फॉर्म लोगों को वितरित किए गए थे? कौन से अभिलेख मांगे गए थे? किस तरह की बात कर रही है सरकार? आज के पहले, 2025 के इस अभियान के पहले तो देश में कभी भी SIR नहीं हुआ, रिवीजन हुआ, रिवीजन होता रहा है। और रिवीजन में भी जो मतदाता है उसकी कोई भूमिका नहीं है, निर्वाचन आयोग की भूमिका रही है। निर्वाचन आयोग घर घर जाता रहा है और ये पता करता रहा है कि नया मतदाता कौन आया, कौन लोग घर छोड़ के चले गए, किसका निधन हो गया। बाकायदे इसका लेखा जोखा लेकर के वो मतदाता सूची को अद्यतन करती थी। मतदाता सूची को अद्यतन करने का काम होता था, मतदाता सूची को पवित्र करने का काम कभी नहीं हुआ। पवित्र तो आप वही कर सकते हैं कि जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उसको बाहर कर दीजिए, या जो आपके प्रयासों में बाधा बन रहा है उसको उस प्रक्रिया से बाहर कर दीजिए, पवित्र मान लेंगे आप। क्या तरीका है? तो जो विपक्ष ने या राहुल गांधी ने या विपक्ष के सभी नेताओं ने निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करने या निर्वाचन की प्रक्रिया पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखने की जो सरकार की कोशिश है, यह जो संदेश लोगों के बीच में देना चाहता वो कामयाब रहा।
वह आज ये बात लोग कर रहे हैं कि आखिर एक स्वतंत्र, तटस्थ और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग आप क्यों नहीं चाहते? आप अपने ही पसंद का निर्वाचन आयुक्त क्यों चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि वही व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बनाया जाए जो सरकार चाहे? आखिर सरकार ने निर्वाचन आयुक्तों के कोलेजियम, निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति संबंधी जो कोलेजियम है उसमें से मुख्य न्यायाधीश को अलग क्यों कर दिया? क्या नुकसान हो रहा था उससे? इतनी हड़बड़ी में आपने इस तरह का कानून क्यों पास करा दिया? आपको तो यह संदेश देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, सरकार एक तटस्थ और स्वतंत्र निर्वाचन चाहती है और जो निर्वाचन आयुक्त होगा वह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर होगा। क्या दिक्कत है वो करने में? और तो राष्ट्रवाद का नारा देते रहे। जो सवाल उठाए गए, इसके बाद जब ये बात कही जा रही है कि आप मशीन रीडेबल मतदाता सूची दे दीजिए, आप उसे भी तैयार नहीं है। कौन से कारण थे कि आपने नियम बना दिया कि 45 दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए जाएंगे? किस कारण से नहीं दिए जाएंगे? क्या इसके पीछे तर्क हो सकता है? लोग, आपको तो कहना चाहिए कि आपको जब चाहिए, जिस समय चाहिए, आप ये सीसीटीवी फुटेज हमसे ले लीजिए, जिस भी मतदान केंद्र का चाहिए ले लीजिए। कोई ऐसा तो है नहीं ना कि सीसीटीवी फुटेज के संग्रह के लिए कोई बहुत बड़ी जगह चाहिए आपको, कोई रामलीला मैदान की आपको आवश्यकता वहां संग्रह करने के लिए। कौन सा तो एक जेब में रखने के लिए आजकल के प्रकरण बन गए हैं जिसको आप रख सकते हैं, जो आपने हटा दिया। लोग, ये कौन सा तर्क हो सकता है कि आप अपने बहन, बेटी और बहुओं का जो फोटो कौन देंगे, ये तर्क कौन स्वीकार कर सकता है? ये मुख्य निर्वाचन आयोग दे रहे हैं इस तरह के तर्कों को। तो चाहे एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग हो, एक पारदर्शी मतदाता सूची हो, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का सवाल हो, जितनी बातें विपक्ष ने उठाई हैं, किसी प्रश्न का जवाब सरकार ने नहीं दिया। वही रटा रटाया सवाल नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, इन्होंने वो किया, उन्होंने। सवाल है कि आप चुनाव सुधार पे बात करने के लिए आए। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के विपक्षी दलों के मन में तमाम तरह के संशय हैं। विपक्षी दलों के माध्यम से इस देश की जनता में तरह तरह के सवाल हैं। उन सवालों का आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर लोगों के मन में ये संदेह पैदा हो रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों को जो आपने इम्यूनिटी दी है वह स्वतंत्र निर्वाचन में बाधा है, वो सरकार के पक्ष में काम करने का एक लालच, एक प्रलोभन है। इस कानून को समाप्त करने की जो मांग विपक्ष उठा रहा है, उसको स्वीकार करने में, उसके बारे में आप कोई राय क्यों नहीं दे रहे हैं जी? क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो जो चुनाव के संदेहों को लेकर के जितनी बातें उठाई है विपक्ष ने, किसी बात का सवाल, किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार की तरफ से सदन को कोई आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। आप निर्वाचन आयोग से कोई अनुरोध भी नहीं कर रहे हैं कि जो हम सदन में जितने तरह के सवाल पैदा हुए हैं, ये सवाल हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसमें आप कोई ना कोई कार्रवाई करें। आप उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष आपकी बात क्यों सुनेगा? विपक्ष कोई आपका डिक्टेशन लेने के लिए तो बैठा नहीं है। आप 10 घंटे की जो चर्चा निर्धारित की गई थी, उस चर्चा के दौरान विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की थी। गृह मंत्री को उन सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो वोट चोरी को लेकर के विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहता है, प्रभावी तरीके से उसने सदन के बीच में उठाया और लोगों के बीच में अपना संदेश देने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ, जो अगर आप अंतिम बात में कर लूं कि वंदे मातरम के माध्यम जो सरकार करना चाहते थे, उसमें फेल हो गई। और इसलिए आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड ने जो स्टैंड लिया, जनता दल यूनाइटेड के नेता ने जो सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया है इस पूरे मसले पर, एनडीए का जो अपना चरित्र था वो सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति से लोग सहमत नहीं। और आज और उस मुद्दे पर भी सरकार को विपक्ष पूरी तरह से घेरने में कामयाब रहा। जी, बिल्कुल। उसमें आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इस पे आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, सदन के अंदर बात हो रही थी चुनाव सुधार, एसआईआर से चुनाव सुधार पे आए, लेकिन चाहे वो इससे पहले वाला मामला यानी वंदे मातरम का मामला हो या चुनाव आयोग का मामला हो, दोनों जगह कैसे यहाँ पर, और खासकर आज जो अमित शाह का भाषण है उसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का जो बीच में टोकना, बोलना, चैलेंज देना, उसको कैसे देखा जाए, और उसके बाद वॉकआउट विपक्ष का? देखिए राजीव जी, एक तो अमित शाह जी ने आज एक रास्ता खोल दिया
कि मोदी जी को जो 99 गालियां दी गई हैं उसमें 100वीं गाली जो है उसको शामिल कर लिया जाए संसदीय कार्यवाही में, ताकि अगली बार कोई मोदी जी को गाली देना चाहे तो वो गाली ना हो, संसदीय शब्द के तौर पर देखा जाए, ताकि मोदी जी उसको जो है वो संसदीय मतलब गाली में शब्द शुमार ना कर सकें। वरना इस तरीके की शब्दावली का राजीव जी कम से कम संसद में इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई आप गुंडे होंगे, बड़े कहीं के भी होंगे, लेकिन संसद के अंदर तो गुंडे नहीं है। संसद के अंदर तो आप जनप्रतिनिधि हैं, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, आप 30 साल से चुनकर आते रहे। तो ये आपको संसदीय भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक ये है कि अभी तक हमारे ओम बिरला साहब जो हैं, जो बात बात पे जो है संसदीय मर्यादा और जाने क्या क्या का पाठ पढ़ाते हैं, उनके मुख से एक शब्द अभी तक नहीं निकला है। और अभी तक हमने तो कम से कम राजीव जी नहीं देखा कि उसको संसद की कार्रवाई से निकालने का कोई फरमान आया है कि नहीं आया है। आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया होगा तो फिर इसको कल एक प्रपत्र जारी कर देना चाहिए ओम बिरला साहब को कि अब इन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए सदन के अंदर किया जा सकता है, तो फिर ये कार्रवाई से नहीं निकाला जाएगा। बहरहाल ये ओम बिरला साहब के ऊपर निर्भर करता है, अमित शाह जी की क्या मंशा रही होगी ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन राजीव जी जिस तरीके की आज दादागिरी दिखाने की कोशिश की गृह मंत्री ने, उसका माकूल जवाब विपक्ष की तरफ से आ गया है और इस शब्द को हटा दिया गया, म्यूट कर दिया गया है, और उसमें लिखा हुआ है ये आ गया है, और इसको काटा गया, हटाया गया है। और मुझे लगता है कि चूंकि बहुत आधिकारिक तौर पर सुनाया था, मैं इसको अब आप लोगों के बीच रखना भी चाहूँगा। शकील जी से मैं पूछना चाहता हूँ, शकील जी इसको हम दिखा सकते हैं? एक्सपंज करने का दिखा सकते हैं। तो इसको मैं दिखाना चाहता हूं हमारे तमाम साथी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अब इसको ये जो कार्यवाही है मैं अपने टीम को दे रहा हूं कि इसमें पहला ही शब्द जहां साला वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, उसको जो अमित शाह ने बोला उसको संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चलिए, होता है कई बार कि सुनने में कुछ शब्द आपको, वैसे मैं ऑलरेडी अपनी टीम को भेज चुका हूं, टीम हमारी अभी दिखाएगी। ये देखिए जरा, मैं चाहता हूं इसको जरा सबसे पहला शब्द थोड़ा और जूम इन कीजिए, वो शब्द और ऊपर लेके आइए। ये देखिए पहला, कि साला अब चुनाव आयोग कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये अमित शाह के भाषण का, दोस्तों जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि संसदीय जो कार्यवाही जब भाषण देते हैं जो माननीय, तो उसके बाद, और यहां देखिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता कह रहे हैं महोदय ये असंसदीय है। यहां देखिए उसके बाद गौरव गोगोई कह रहे हैं क्या आप बाजार में बात कर रहे हैं? अमित शाह फिर कहते हैं मान्यवर, अगर मैंने कोई गलत शब्द बोला तो आप उसको संसदीय कार्यवाही से निकाल दीजिए। अब देखिए ऊपर जरा, ऊपर वाले, फिर ये यहां पर नॉट इन रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्डेड, ये जो है ना ये लिखा हुआ। और श्री अमित शाह जी का जो भाषण है ये आज 10/12/2025, ऐसे हम पत्रकारों के पास ये आता है दोस्तों कि कहां कहां से क्या क्या हटाया गया, उनके भाषण के कौन कौन से शब्दों को, किन किन शब्दों को हटाया गया है, किसको रखा गया है। और इसमें सबसे नीचे आइए, उसके बाद फिर इसके आगे भी है, लेकिन हम आपको पहला ही शब्द, ये पहला ही पेज आपको दिखा रहे हैं जिसमें सबसे ऊपर, और राहुल गांधी ने थोड़ा ले आइए फिर से वहां पे, ये कह रहे हैं, फिर राहुल गांधी इंटरवीन करते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महोदय ये असंसदीय शब्द है, साफ कह रहे हैं। और वहां असंसदीय कैसे कि साला अब चुनाव आयोग कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं। व्यवधान होता है, विपक्ष के नेता खड़े होते हैं, कह रहे हैं महोदय ये असंसदीय है। विपक्ष के उपनेता खड़े होते हैं, गौरव गोगोई, वो भी कहते हैं क्या आप बाजार में बात कर रहे हैं। और अमित शाह फिर कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलत शब्द बोला है तो आप उसको संसदीय कार्यवाही से निकाल दीजिए। मान्यवर, मैंने सोचा कि जब कोई गलती नहीं है तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती थी, तो उसके बाद ये अपना भाषण शुरू करते हैं। लेकिन इनको अभी भी पता नहीं कि आखिर राहुल गांधी जैसे नेता, गौरव गोगोई जैसे नेता खड़े होकर क्यों कह रहे हैं कि यह असंसदीय है। असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया यहां पर अमित शाह ने, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए खैर, चूंकि ये आ गया, अभी आपके सामने हमने रख दिया। राहुल गांधी ने इसको तत्काल संज्ञान में ले लिया था, और जिसको अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे। और प्रेम कुमार जी, मैं एक्चुअली इसीलिए शुरुआत में इसको लेके नहीं आया था, क्योंकि फिर वो
चूंकि संसद के अंदर की बात है, संसद की मर्यादा बाकी माननीय रखें ना रखें, हम लोग चूंकि रिपोर्टिंग करते रहे हैं तो उन मर्यादाओं का पालन करते हैं, इसीलिए मैं उसको लेके नहीं आया था। नहीं तो मेरे पास ये पहले से बाइट थी और मैं चाह रहा था कि आप लोगों के बीच रखूं और इंतजार कर रहा था कि किसी की प्रतिक्रिया आ जाए। सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया आई, आपके सामने हमने रख दिया। उसके बाद अब सीधे ये लोकसभा से ये आ गया है कि इसको एक्सपंज कर दिया गया है। संसद के कार्रवाई से जो आधिकारिक नोट है उससे इसको, इस शब्द को निकालने के लिए कह दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी ने यहां मेंशन किया, गौरव गोगोई ने मेंशन किया कि यह असंसदीय है और बाजार की भाषा यहां नहीं चलेगी। अमलेंदु जी अपनी बात आगे बढ़ाइए, फिर आता हूं जल्दी से शकील जी के पास। तो बिल्कुल राजीव जी, बड़ा अच्छा है कि आ गया कि अब ये जो है असंसदीय शब्द है ये स्वीकार कर लिया गया और इसको स्पंज कर दिया गया। लेकिन अमित शाह जी को अभी भी मालूम नहीं पड़ा कि यह संसदीय शब्द है, चूंकि उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ मतलब अगर जोड़ा उन्होंने, यानी उनको अभी भी नहीं मालूम है कि असंसदीय है कि नहीं है। बहरहाल अमित शाह जी का ज्ञान जितना है उतनी उन्होंने बात की, तो जाहिर सी बात उतनी बात करेंगे। लेकिन राजीव जी, आज अमित शाह जी जितने ज्यादा हड़बड़ाहट में दिखाई पड़े, और साफ तौर सी बात है कि भाई आपसे चर्चा हो रही थी चुनाव सुधार पे, तो सरकार की तरफ से चुनाव सुधार पे क्या आया कि सरकार क्या चुनाव सुधार करना चाहती है? भाई विपक्ष की तरफ से तो आया, राहुल गांधी ने 3 सीधे सीधे सवाल रखे कि भाई हम ये चाहते हैं चुनाव सुधार हो। सरकार क्या चुनाव सुधार करना चाहती है, सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आया? जब बहस हुई तो इसका मतलब सरकार का भी कोई पक्ष होगा ना कि क्या चुनाव सुधार हो सकते हैं और क्या चुनाव सुधार करने चाहिए। वो चुनाव सुधार की बातें सरकार के किस व्यक्ति की तरफ से आई कि हम ये चुनाव सुधार करना चाहते हैं, सरकार इस पर विचार कर रही है, सदन के विचारार्थ इसको लाएंगे, वो तो कहीं से नहीं आया। दूसरा, किरण रिजिजू साहब ने कल जो था रात में ट्वीट किया कि नेता विपक्ष जो है वो क्या कहना चाहते हैं, हमारी समझ में ही नहीं आया उन्होंने क्या कहना चाहते हैं। तो भाई ये तो संसदीय कार्य मंत्री ने उनकी जो मानसिक क्षमता है उसका परिचय दे दिया कि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हम ये बातें चाहते हैं, ईवीएम को लेकर चाहते हैं, चुनाव आयुक्त को लेकर बातें की हैं, ईवीएम मशीनों को लेकर बातें की हैं, और आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि नेता विपक्ष ने क्या कहा है, तो आपकी समझ में ही नहीं आया, तो आपने अपनी मेधा का परिचय दे दिया। तो ऐसा व्यक्ति संसदीय कार्य मंत्री होने के लायक नहीं है जिसको यही नहीं पता कि नेता विपक्ष स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि हमारी ये 3 मांगे हैं, ये चुनाव सुधार में शामिल हो, इसमें चुनाव सुधार के लिए चर्चा हो, और आप कह रहे हैं कि हमारी समझ में ही नहीं आया। और रही सही कसर जो थी वो हमारे गृह मंत्री ने आकर पूरा कर दी, साला बोल करके भी, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से जवाब देने की कोशिश की उसमें कहीं भी चुनाव सुधार की तो कोई बात थी ही नहीं। लेकिन विपक्ष ने, राजीव जी, एक तरह से कहा जाए, आज पूरी तरीके से जो आरोप थे विपक्ष के वोट चोरी के, उन पे सरकार से मोहर लगवा दी, अमित शाह जी से मोहर लगवा दी कि विपक्ष के आरोप कहीं ना कहीं सच हैं, वरना इतनी ज्यादा तिलमिलाहट की आवश्यकता नहीं थी। कोई तिलमिलाहट की आवश्यकता नहीं थी, आपको सीधे सीधे सवालों के जवाब देने थे। आप कह सकते थे भाई आप बीजेपी को इससे क्यों जोड़ रहे हैं, चुनाव आयोग की अपनी कमियां हो सकती हैं, सरकारी मशीनरी काम करती हैं, बहुत से राजीव जी वाजिब तर्क भी हो सकते थे जो आप कह सकते थे अपने बचाव करने के लिए। लेकिन आप जिस तरीके से चुनाव आयोग के बचाव में कूदे, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो गया कि विपक्ष जो अब तक आरोप लगाता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दुरभिसंधि है, और साफ तौर पर राहुल गांधी ने आज सुबह जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को वोट चोरी का टूल बना लिया है, आज अमित शाह जी के भाषण से उस पर मोहर लगने का काम हुआ है। अगर वो आत्मावलोकन करना चाहें, अपने पूरे भाषण को फिर से सुन सकते हैं, और उसके बाद अमित शाह जी को भी लगेगा कि उन्होंने राहुल गांधी के दावों पर मोहर लगाई है, ये उनको समझ में आ जाएगा। जी 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 शकील जी, शब्द पकड़ ली गई, और तत्काल राहुल गांधी ने पकड़ी थी, इस शब्द को पकड़ लिया था। बात आपने भी पकड़ ली। 2 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण जी। एक, अब ये कागज पे आ गया है, स्पष्ट हो गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस शब्द का उपयोग किया था। राहुल ने तत्काल विरोध किया, बोला, लेकिन शोर इतना था वहां पे, गौरव गोगोई ने भी बोला कि जैसे महाभारत के युद्ध में हुआ था, आधी बात सुनाई दी, आधी दब गई। इति नरो वा कुंजरो वा, युधिष्ठिर ने बोला था कि नर है या हाथी है, अश्वत्थामा मारा गया है। तो बात जो है जब कागज में आ गई, तो अब वो जो इतनी देर से चर्चा हो रही थी, बहुत सारा मीडिया कुछ बोलना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, पत्रकार बताना चाह रहे थे,
तो बोले न बोले, स्पष्ट सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। अब कागज में लिख के आ गया कि ये शब्द बोला था। दूसरी बात वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको राजीव जी एक्सपंज नहीं किया, नॉट इट, हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। आपने गाली दी, आपने बोला, हमने अनसुना कर दिया। आप बड़े आदमी हैं, हम नहीं सुनते। इस पे लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड। आप बाकी देखेंगे, कल के आज के भी बहुत सारे हैं। अभी वेणुगोपाल का जो एंटी नेशनल बोला था उसको एक्सपंज किया है, नॉट रिकॉर्डेड। तो सारे के सारे एक्सपंज किए जाते हैं, मतलब कि आया कार्रवाई में और उसके बाद कार्रवाई से उसको निकाल दिया गया। लेकिन ये अमित शाह जी का है, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये बहस, ये बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं 30 साल से हूं और संसदीय परंपराओं को अच्छी तरह जानता हूं। तो संसदीय परंपराएं क्या होती हैं ये उन्हें ही नहीं बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा। मामला बहुत गंभीर हो गया है। और ये जो एक्सपंज करने की बात है, तो आज अमित शाह जी ने भी आरएसएस शब्द का उपयोग किया कि हाँ हम आरएसएस के हैं, हमें गर्व है। वो तो अभी हमें दिखा नहीं कि आरएसएस एक्सपंज किया हो। राहुल के कल के भाषण में 4 जगह आरएसएस आया था, चारों जगह एक्सपंज कर दिया गया, कार्रवाई से निकाला गया। एंटी नेशनल बोला था राहुल ने, वो भी निकाला गया। आज वेणुगोपाल ने बोला एंटी नेशनल, वो भी निकाल दिया गया। तो अगर अमित शाह आरएसएस का नाम लेते हैं तो वो कार्रवाई में कैसे रहता है, उसे क्यों नहीं निकाला जाता? अब ये सारे सवाल इसलिए जुड़ जाएंगे कि आप एक तरफ दावा करते हैं कि मैं 30 साल से था। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जब एक्सपंज की आ गई है तो हम बता दें कि कल अखिलेश यादव ने बोला था ये वोट चोरी है, डकैती, ये वोट डकैती है। तो वोट चोरी, वोट डकैती, तो वोट चोरी तो रहने दिया, वोट चोरी कार्रवाई में है, वोट डकैती हटा दिया। मतलब ये माना जा रहा है कि ये काम चोरी है, तो डकैती मत कहिए, चोरी तक चल जाएगा। ऐसे ही आज जो है कई सांसदों ने कहा, जहां जिसने डकैती कहा वो निकाल दिया गया, चोरी कहीं से नहीं निकाला जा रहा। तो आप चोरी को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब। दूसरी एक खास बात कि आज अमित शाह जी इतने गुस्सा क्यों हुए, इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बता दें हम, बड़ा ज़रूरी है। वो संसद के अंदर की चर्चा में वो कहीं रह न जाए। आज जो है अमित शाह के लोकसभा में आने से पहले, राहुल के आने से पहले एक बड़ी मीटिंग हुई है जी, सीआईसी के चुनाव की मीटिंग। मुख्य सूचना आयुक्त की, केंद्रीय सूचना आयोग पूरा खाली पड़ा हुआ है। 10 सदस्य होते हैं, 10 में से 8 खाली हैं और खुद मुख्य सूचना आयुक्त का पद 2 महीने ज़्यादा खाली है। तो इसके मेंबर नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और नेता प्रतिपक्ष। 1.5 घंटे ये मीटिंग चली वहीं संसद के अंदर, प्रधानमंत्री के ऑफिस में। वो बड़ी तल्ख मीटिंग थी। वो लोग सोच रहे थे कि अकेले में जब बात करेंगे राहुल गांधी तो हमारी बात मानेंगे, हमारी सुनेंगे। लेकिन राहुल ने उसी तरह जैसे यहां बोल रहे हैं, अपनी सारी बातें सैद्धांतिक रूप से सही बातें तथ्यों के साथ रखी कि आप जो ये है ये हमें स्वीकार नहीं है। उसमें ये बातें भी सारी हुई। अब वो अंदर की बातें हैं, बहुत सारा 3 लोगों के बीच की बातें हैं, इसलिए उनको बाहर आना बड़ा मुश्किल है, और ना उसको कहीं से अगर कुछ होता भी है तो बताया जाना भी बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ 3 लोगों के बीच की बात थी वो। लेकिन वो 1.5 घंटे की मीटिंग थी, जिसके बारे में हम लोगों को सबको अनुमान था, सारे ऑफिसर्स को था, सांसदों को था, पत्रकारों को था कि अभी 10 मिनट में राहुल गांधी बाहर आ जाएंगे, मीटिंग खत्म हो जाएगी। छोटी सी मीटिंग है और ये सबको मालूम था कि राहुल गांधी उन नामों को स्वीकार नहीं करेंगे जो सरकार की तरफ से रखे जा रहे हैं। वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, ओके बाय बाय टाटा। तो वो जो तलखी थी कि ये आदमी कैसा है कि अकेले में भी नहीं डरता, ये सार्वजनिक रूप से भी नहीं डरता, हाउस में भी नहीं डरता। देखिए, ये सारी कहानी वही है कि राहुल का जो हिम्मत है, जो उनका निर्भयता है,
वो सरकार को, मोदी को, अमित शाह को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं डर गईं, दब गईं, कोई नहीं बचा है। उनके खुद के सांसद, बड़े बड़े जो दिग्गज हुआ करते थे, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे, उमा भारती, किस किस के नाम ले, सारे कहीं कोई। अच्छा, इन्होंने ये जो इम्पीचमेंट मूव किया है विपक्ष ने, खासकर डीएमके ने, मद्रास हाई कोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ, इस पे भी बोला और बहुत नाराजगी व्यक्त करते हुए कि ये इम्पीचमेंट ये लेके आ रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ। अमित शाह ने कहा है, और यही नहीं बोला, अब कितनी सारी बातें हैं, टाइम कब उन्होंने अपने पत्रकारों का बचाव भी किया। जी, ये भी एक कहानी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार सवाल पूछते हैं, राहुल का नाम नहीं लिया, राहुल की तरफ इशारा था, तो ये कहते हैं बीजेपी के पत्रकार हैं। पत्रकार बीजेपी का नहीं होता है, पत्रकार के हर सवाल को लिया जाना चाहिए। ये लेते हैं, जैसे एक पत्रकार हैं, अभी साथ में ही रहते हैं, वो उन्होंने कोई सवाल पूछा था तो किसी का नाम लेके बुलाया था, अमित शाह जी ने कहा था इन्हें नीचे ले जाके समझा दो जरा, वो समझा दिया गया था अच्छी तरह। अभी मोदी जी के इंटरव्यू के दौरान जो 4-5 एक साथ इंटरव्यू कर रहे थे इंडिया टुडे वाले, तो उसमें उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, कोई सवाल लेते नहीं है। अमित शाह जी से कभी किसी ने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करी, लेकिन कभी पूछ लिया तो कैसा जवाब मिला। यहां वो कह रहे हैं पत्रकारों का हर सवाल लेना चाहिए। इसका भी मीनिंग क्या है? जिस तरह आप चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, उसी तरह आप गोदी मीडिया का भी बचाव कर रहे हैं। और गोदी मीडिया का बचाव करने की जरूरत आपको इसलिए हुई कि गोदी मीडिया आपका अपना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पत्रकारों का बचाव करने की बात जो है, जिस तरह से पत्रकारों का बचाव किया गया, कौन से पत्रकारों का? पत्रकार बीजेपी का नहीं था। अरे लालकृष्ण आडवाणी ने तो सारा 1977 में सारे बीजेपी के लोगों को पत्रकार बना दिया था, आरएसएस के सारे प्रचारकों को बना दिया था। और सौभाग्य, दुर्भाग्य, संयोग जो भी कह लीजिए, काम करने का मौका मिला है, लिखना भी नहीं आता जी। बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे वो, कभी उनके बारे में थोड़ा बहुत हमने लिखा भी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में, कई उसमें हमारे दोस्त भी रहे हैं, आदरणीय दोस्त, उम्र में बड़े थे। तो ये जो है, आज राहुल गांधी जो है वो दबने को तैयार नहीं है, वो डरने को तैयार नहीं है, वो तुम्हारे नैरेटिव से घबराने वाले नहीं है। जो विदेश का यात्रा का जो हो रहा है, तो और कोई होता तो विदेश यात्रा को थोड़ा रोक देता, कम कर देता, मगर राहुल पे इनका असर नहीं होता, वो विचलित नहीं होते। राहुल जा रहे हैं, निमंत्रण है, वहां से बुलाया है, ऐसा निमंत्रण इनको मिले कभी, वह यूनिवर्सिटी वाले मिलेंगे, वह पूरा जो समाज है, भारतीय समाज, प्रवासी समाज, वो उनसे मिलेगा। राहुल जा रहे हैं, तो राहुल इनके किसी भी आरोप से, किसी भी चीज से न डरते हैं, न घबराते हैं, बल्कि सामने सामने जवाब देते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई जगह जब राहुल गांधी खड़े होकर बोल रहे थे तो ये साफ लग रहा था कि विचलित नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके ऊपर अगर आरोपों की बौछार हो रही हो, आपकी पार्टी के ऊपर, आपके पूर्वजों के ऊपर, पार्टी के पूर्वजों के ऊपर, नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक तमाम लोगों के ऊपर जिस ढंग से आरोप लगा रहे थे और वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, अगर देश के गृह मंत्री संसद में लगा रहे हैं तो फिर हो सकता है कि राहुल गांधी विचलित हो जाते, लेकिन राहुल गांधी वहां विचलित होते हुए नजर नहीं आए, सीधे आरोप लगाते हुए, चैलेंज करते हुए नजर आए। ये अच्छी बात है। एक ये दिखा कि राहुल गांधी में एक थोड़ी और मजबूती आई है। जो डरो मत का नारा वो देते हैं, वो और थोड़ा मजबूत दिखाई दिया उनके इस स्वभाव से, इस व्यवहार से। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए? और तब जबकि आपने ही अभी बताया था, मैं तो उस शब्द को यहाँ लाया भी नहीं था, आप ही लेके आए थे, और उसके बाद अभी देखिए कहानी कहां तक पहुंच गई है। देखिए राजीव जी, मैं भी अनायास लेकर नहीं आया विषय, मैं बहुत सोच समझ कर आया, और बात जहां तक पहुंची है वो मुझे भी अंदाजा भी था, और मैं थोड़ा सा और इसको एक ऊंचाई तक ले जाता हूं। ये विवाद दरअसल उन्होंने बोला क्या और क्यों बोला। और आप देखिए, आपने जो
संसदीय कार्यवाही का पन्ना दिखाया है, उसका पहला जो लाइन है कि साला, उसके आगे आगे साला को आपने ब्रैकेट इसमें कलर भी दिया है, तो वो जो हमने नहीं वहीं से आया है, जैसा है एज इट इज, वहीं से आया है जी, लोकसभा से ही जो आपने दिखाया जी। यहाँ थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं, इससे पहले अमित शाह ने क्या बोला, इससे पहले जो बोला उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा मैंने इनके खिलाफ इतना कुछ बोला, उनके पिताजी पर बोला, नेहरू जी और सोनिया जी पर बोला, तब इन्होंने वॉकआउट नहीं किया। लेकिन जैसे ही घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, मैंने सोचा साला अब चुनाव आयोग कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं। अब ये जो बात है मेरे मन में तो स्पष्ट है कि ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं, ये लोग यानी जो सदन से बाहर निकल रहे हैं। और चूंकि उन्होंने उनके पिताजी नेहरू जी और सोनिया जी कहा, तो प्रतिपक्ष में भी खास तौर से इन्होंने कांग्रेस के लिए जो बायकॉट कर रहे हैं उसके लिए, और इसको थोड़ा बड़ा देखें तो पूरे विपक्ष के लिए उन्होंने साला कहा है। हालांकि भाषा में देखें तो सीधे दिखता है कि जैसे चुनाव आयोग को कह रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को कह रहे हैं तो और भी गंभीर बात है, और प्रतिपक्ष को कह रहे हैं तो कितनी गंभीर बात है, ये तौलना मुश्किल है कि कौन गंभीर बात है। लेकिन बताइए, ये कह रहे हैं मैंने उनके पिताजी को बोला, सोनिया जी को बोला, नेहरू जी को बोला, और उसके बाद में फिर साला बोल रहे हैं। आप समझिए गुंडागर्दी की भाषा है, अनायास मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं है। और इसके बाद मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि हाँ अगर कुछ अमर्यादित है तो हटा दीजिए, अगर कुछ, अरे आप सीधे सरेआम गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं अगर कुछ। तो ये संसद के इतिहास में संसद कैसे गुंडागर्दी से चलने लगी है, ये आगे और किस सीमा को तोड़ेगी, ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि अमित शाह कोई आम सांसद नहीं है, देश के गृह मंत्री हैं। आपको यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं, एक मणिपुर में घटना घटी थी जो वहां के अखबारों में आया था कि अमित शाह जी वहां पहुंचे थे और वहां के किसी मंत्री अधिकारी को, मुख्यमंत्री को, क्षमा कीजिए, मुख्यमंत्री को जो एन विरोश करके थे, उनको उन्होंने कहा था कि क्या आतंक मचा रखा है, बम धमाका जैसी बातें उन्होंने कही थी कि एक ही समुदाय के लोगों पर जो हमला हो रहा था उसके बारे में उन्होंने कहा था। ये बातें वहां के अखबारों में आई थी, मैं तो नहीं सुना, वहां के अखबारों में आई थी। और जो बातें थी वो भी इस तरह से, एक मुख्यमंत्री को केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा था कि तुम बम बारूद चलवा रहे हो, क्या कर रहे हो। इसके विरोध में मणिपुर में भारी प्रदर्शन हुए थे। हालांकि टीवी मीडिया ने नहीं दिखाया था, लेकिन अखबारों में उस प्रदर्शन की तस्वीरें छपी थी, इसलिए मैं इतने विश्वास के साथ कह पा रहा हूं। तो ये गृह मंत्री की भाषा, किसी के लिए बमबारी करने की, संसद में गाली देने की, और इस तरह से जो भाषा दिख रही है, इस देश में क्या होगा, कैसे ये देश चलेगा, गुंडागर्दी को किस स्तर तक ले जाया जा रहा है कि संसद तक वो पहुंच चुका है, ये बहुत बड़ा एक विषय है। वोट चोरी के समांतर, वोट चोरी ऐसे ही थोड़ी हो रही है, वोट चोरी गुंडागर्दी के दम पर हो रही है। अधिकारी डर रहे हैं, चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग डर के मारे काम करते हैं। ये इसका सबूत है, क्योंकि आज जो दिखाई देता है वो थोड़ा दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है वो बहुत बड़ा होता है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं दिखाई देता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन प्रशांत जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां से, हासिल क्या? देखिए, मुझको जो दिखाई दे रहा है राजीव जी, वो ये कि स्वभाव से लोकतांत्रिक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको एहसास ही नहीं है कि वो संसद में खड़े हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 6 लोग हैं राजीव जी, हम सब के सामने कैमरा है जी। हम सबको मालूम है कि हमको लाखों लोग देखते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा कोई शब्दावली अगर आ भी जाए, वैसे तो आमतौर पर नहीं आती है,
अनौपचारिक बातचीत में भी इस तरीके की शब्दावली नहीं आती है। लेकिन मान लीजिए हो भी किसी के, तो भी हमारे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। जी। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि हमें हमारे दर्शकों का और सुनने वालों का एहसास है कि हमको इतने लोग सुन रहे हैं। हमें यह एहसास है कि हमारी पोजीशन क्या है, पत्रकार हैं यहाँ पे बैठे हुए, हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, हमारा विमर्श क्या होना चाहिए, किस तरीके की शब्दावली का हम इस्तेमाल करें ना करें। कैमरा चल रहा है और इस कैमरे से कई हजार गुना बड़ा संसद का वो मंच है जहां आप खड़े हैं और वो गृह मंत्री हैं। तो ये जो शब्दावली है, और अच्छा हुआ कि वो रिकॉर्ड में आ गई, और वो रिकॉर्ड में आ गई, और राहुल गांधी और अखिल और गौरव गोगोई का भी दोनों का उसमें कमेंट भी आ गया। तो ये संसद के इतिहास में भी चला गया कि किस तरीके के लोग हैं। मुझे तो याद नहीं आता कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी हुआ हो। कभी भी। कितनी हीटेड एक्सचेंज होता है, कितना हीटेड एक्सचेंज जी, कितना हीटेड एक्सचेंज होता है। सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, लेकिन कभी भी ऐसे शब्दों का अपशब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने काफी कवर किया सुप्रीम। लालू प्रसाद यादव संसद में बहुत हंसी मजाक करते थे, कुछ भी कहते थे जी, लेकिन सब कुछ बहुत मर्यादित भाषा में करते थे। कभी इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल मैंने तो नहीं सुना, चाहे कोई नया सदस्य हो, पुराना हो। ये एक नई संस्कृति के साथ आए हैं जिसके बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी लोकतंत्र के प्रति और संसद के प्रति आस्था नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि आपका दरबार क्या है और संसद क्या है। और ये बहुत खराब संकेत संदेश जो है गया भारत में भी, भारत के बाहर भी, कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और जी। कल मोदी जी ने, आप देखिए ना कि वो जिस चीज के लिए वो कांग्रेस को घेरने के लिए उन्होंने वंदे मातरम का कहा, और वहां कह रहे हैं बंकिम दा, रोक दिया उनको तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने। नहीं, ममता बनर्जी ने भी कहा है, उनका बयान भी आ गया उसी वक्त रोक दिया, और मोदी जी ने माफी भी मांगी उस पर जी, शुक्रिया भी अदा किया उनका कि आपने सही करा दिया। तो सवाल मेरा ये है कि आप संसद को कितनी गंभीरता से लेते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष के प्रति आपकी एक प्रतिद्वंदिता है तो आप करो, लेकिन आपको लाखों लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं। संसद में इतिहास दर्ज होता है, संसद में जो कार्रवाई है वो इतिहास के पन्नों पे जा रही है। 3 दिन से भारत के संसद में जो दर्ज हुआ आरएसएस के बारे में, उनके स्वाधीनता आंदोलन में कोई रोल नहीं था, ये अब इतिहास का हिस्सा है, लिखित इतिहास का हिस्सा है। आज जो अमित शाह ने कहा, यह भी लिखित इतिहास का हिस्सा है जी, इसको वो मिटा नहीं सकते। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। असलम चिश्ती जी हमारे दर्शक हैं, आप जानते हैं, आप तमाम साथी जानते हैं, हमारे साथी हैं, वो शायर भी हैं, उन्होंने बहुत शानदार लिखा है, भेजा कमेंट बॉक्स में, वो मैं आपके सामने, आप सबके सामने रखना चाहता हूं। और इसी शब्द पे कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, खामोशी छिपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। बहुत खूब लिखा है, शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शानदार शेर के लिए। और चूँकि ये मौका है, आप किस ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, और बहुत सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि हम लोग भी कैमरे के सामने हैं, हम लोगों को भी शब्दों का चयन, बिल्कुल शब्द जो बोलते हैं नाप तौल के चयन करके बोलते हैं।
और आप तो एक नहीं सैकड़ों, और वहां कैमरे हो ना हो, कल को कैमरे नहीं भी होते थे लेकिन लिखा जाता था, नॉट रिकॉर्डेड वहां लिख दिया गया। जो हमारे साथी शकील जी कह रहे हैं कि इस शब्द को अंडर मार्क करके और नॉट रिकॉर्डेड यानी रिकॉर्ड में नहीं है, नहीं लिया गया। लेकिन इस पर आपत्ति आई। वो शब्द कौन से होंगे? आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब रिसर्च स्कॉलर्स जाके रिसर्च करेंगे लाइब्रेरी में, संसद की लाइब्रेरी में, तो फिर वो देखेंगे कि हां, एक गृह मंत्री था, नाम था अमित शाह, जिसने पहली बार संसद के अंदर गाली दी थी। बात आएगी, बिल्कुल ये बात आएगी। और डीबी लाइव का ये प्रोग्राम तो राजीव जी लाइव है, लाइव है, बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है जी। और मैं चुनौती देता हूं कि पिछले कई साल का रिकॉर्डिंग निकाल को देख ले, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया हो हमारे किसी भी साथी के द्वारा, ना आपके द्वारा। और एक आखिरी बात, संसद से बचते क्यों हैं? जब संसद नहीं होती है तो गोदी मीडिया इनकी बैटिंग करता है, संसद नहीं होती है तो गोदी मीडिया विपक्षी दलों को जो जैसा भी तस्वीर बनाना चाहता है बनाता है, इनकी जो तस्वीर बनाना चाहता है वो बनाता है। संसद का जब सत्र चलता है तो आमने सामने दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि किसमें कितनी विद्वता है, किसमें कितना होमवर्क है, कौन कितना मर्यादित है, कौन कितना अमर्यादित है। इसलिए संसद से भागते हैं। अब संसद चल रही है तो मुखौटा उखड़ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। और बहुत देर से सुनील शुक्ला जी हमारे साथी बहुत कुछ सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत चिंतन कर रहे हैं सुनील जी, और थोड़ा दुखी भी हैं, उदास भी हैं कि संसद में की मर्यादा क्यों तार तार करने में सत्ता पक्ष लगा हुआ है। शायद यही सोच रहे होंगे सुनील जी। हासिल वासिल की बात तो बाद में हम कर लेंगे, क्या पाया क्या खोया वो चुनावों में पता चल जाएगा। और आज ताल ठोक के कह रहे थे गृह मंत्री कि याद रखो पश्चिम बंगाल भी हम ही जीतेंगे और तमिलनाडु भी हम ही जीतेंगे। केरल की बात, असम की बात नहीं की, लेकिन पश्चिम बंगाल और केरल हम ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हम ही जीतेंगे, आज ऐलान भी कर दिया। सुनील जी, तो जो चुनाव कराने का जो तरीका अख्तियार कर लिया हुआ है तो उसमें यह आत्मविश्वास कोई बहुत अतिरिक्त तो नहीं है। आपके अनुसार मतदाता सूची रहेगी, निर्वाचन आयोग आपके अनुसार रहेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं ही होगा, जो सरकार चाहेगी वो करती चली जाएगी, वोट कैसे खरीदे जाते हैं वो सभी प्रयास किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो उनका विश्वास है वो कामयाब हो जाएगा। आखिर SIR करा ही क्यों रहा है? SIR जो काम मैंने निर्वाचन आयोग का होता था और इतने कम समय में, अब ठीक है आप मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़िए घटाइए, लेकिन एक महीने के भीतर हो जाना है, 2 महीने के भीतर हो जाना है, 3 महीने के भीतर हो जाना है, ऐसी कौन सी आफत आ गई है? आप पूरा का पूरा मौका क्यों नहीं देना चाहते? तो स्वाभाविक सी बात है कि एक ऐसी मतदाता सूची चाहिए, आपको चाहिए जो आपके अनुकूल हो, और आप और निर्वाचन आयोग, पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग आपके साथ खड़ा हो। सवाल ये जो प्रशांत जी कर रहे हैं कि जब संसद नहीं चलती तब जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उनकी बैटिंग करता है। अरे साहब, आज ही बैटिंग कर रहा है। आज आप देखिए कि जो बातें वंदे मातरम को लेकर के प्रधानमंत्री ने कही और उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने जो बातें कही, समाचार पत्रों में दोनों के कवरेज को देख लीजिए आप, किसको कितना जगह मिली हुई है। आज आप जो बातें चुनाव सुधार के नाम पर जिन तथ्यों का उल्लेख विपक्षी दलों ने किया है और जो सरकार की तरफ से बातें कही गई है, उनका भी आप कवरेज देख लीजिए, अखबारों में कितना छपा है, किसको कितनी स्पेस मिली है। राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों को जो गोदी मीडिया है कितना जगह दे रहा है, जिसको आप जो ये चैनल्स हैं वो कितनी जगह दे रहे हैं। सवाल है कि आप ये पूरा का इस सिस्टम ही हाईजैक है कि नहीं, जो कुछ भी होगा सरकार के पक्ष में होगा। तो संसद चले या न चले, हाँ, संसद के भीतर सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पाती। स्थिति क्या हो गई है कि पिछले 1 दशक से संसद की कार्यवधि साल भर के भीतर 55 से 60 दिनों के बीच की रह गई है।
जिस जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और तमाम नेताओं को आप मतलब उनकी आलोचना करने का कोई अवसर आप नहीं छोड़ रहे हैं, उनके यहाँ 130 से 150 दिनों तक का एवरेज होता था संसद की गतिविधियां चलाने का। वो तो संसद छोड़ के नहीं भागे कभी, संसद का सामना करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। उस दौर को आप याद कर लीजिए कि संसद में जो विधेयक पास होते थे वह कितनी सिलेक्ट कमेटियों में जाते थे। आज की स्थिति क्या रह गई है? 2-4 कोई विधेयक सिलेक्ट कमेटी में चला जाए जो सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भेजना चाहती है, विमर्श के लिए कोई भेजना चाहती हो, वो दौर देख लीजिए आप। कमेटी सिस्टम पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया है। कमेटी सिस्टम इसीलिए संसदीय व्यवस्था में लाई जाती है कि आप विधेयकों पर विचार करेंगे, एक विस्तृत रूप से विचार करेंगे, उसके बाद आप पारित कराएंगे, वो खत्म हो गया। विपक्ष को विश्वास में लेने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, विपक्ष तो अछूत है। ये राहुल गांधी की जो बात हो, राहुल गांधी जैसा नेता क्यों सरकार से घबराता नहीं? ये विपक्ष के नेता को जब आप किसी कमेटी में रखते हैं तो आमतौर पे तरीका उसका यही है कि 2 आदमी हमारा, 3 आदमी तुम्हारा, और फैसला हो गया। राहुल गांधी उस झांसे में आने वाले नहीं है, हमारा कोई आदमी नहीं है। जो आदमी होगा वो सही व्यक्ति को चुनो आप, और नहीं तो मेरा डिसेंट नोट है, मुझे मेरा कोई कैंडिडेट लेके मैं नहीं घूम रहा हूं। अन्यथा आप यही कमेटियां तो राज्यों में काम करती हैं। कभी आपको झगड़ा सुनाई पड़ा क्या कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ वहाँ किसी भी राज्य में विपक्ष और सरकार के बीच में कोई विवाद हुआ हो? तरीका वही है कि 2 आदमी है, 2 आदमी हमारा, 3 आदमी तुम्हारा, बात हो गई, कमेटी बन गई, किसी को लेकर कोई विवाद नहीं होता। राहुल गांधी इसलिए तैयार नहीं होते। राहुल गांधी कहना है कि जो आदमी आएगा मेरिट से आएगा, न हमारा न तुम्हारा, बाकी तुम जिसको नियुक्त करना चाहते हो नियुक्त कर लो भाई, हमारी जो, हम उसको रोक तो सकते नहीं है, डिसेंट नोट लगाएंगे, अपनी बात कहेंगे। ये समस्या है, अन्यथा किसी को दिक्कत नहीं होती है। राहुल गांधी के साथ यह है कि जो अपनी बात सार्वजनिक स्थानों पे कहते हैं, पीठ पीछे भी कहते हैं, बंद कमरे में भी वही बात कहते हैं, देश के भीतर भी कहते हैं, दुनिया के किसी मंच पे खड़े कोई बात कहते हैं, उनमें कोई किसी तरह का कोई संशोधन नहीं है जी। सरकार की बेचैनी है कि और सबसे एक अच्छी शानदार बात इस पूरे बहस में लगी कि पूरे के पूरे विपक्ष के लाइन एंड लेंथ एक थी, उन्होंने अपने आप को डिविएट नहीं किया। अगर उन्होंने SIR का विरोध किया, सबने विरोध किया। निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर के जो सवाल उठाए, सबने सवाल उठाया। मतदाता सूची गड़बड़ियों को लेकर के जो उठाया, सभी विपक्ष के दलों ने उसको सवाल को उठाया कि ये आपत्तिजनक है। आदर्श आचार संहिता को लेकर के जो बातें कही गई, सबने उस बातों को कहा, और सरकार इन चीजों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो उसको अभी भी आप कोई भी मौका, हम और आप बहस कर रहे हैं कि सरकार ने जवाब दिया या नहीं दिया। पिछले 1 दशक में कोई मौका बता दीजिए सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया हो। मणिपुर का मुद्दा उठा, मणिपुर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने कितनी बातें कही, क्या सरकार ने कोई जवाब दिया उसका? किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए, तमाम तरह की बातें कही, सरकार ने किसी बात का जवाब दिया क्या? तो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार ही नहीं होती, और उसको लगता है कि यह जो बात तो कर रही है उन लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा है नहीं। ये जो गौरव गोगोई ने बात कही कि बेचैनी केवल यही है कि 400 पार का नारा दे रहे थे आप और 240 पे सिमट गए। अब आपको ये डर सताने लगा है कि अगली बार 140 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप हाथ पर चला रहे हैं। ये लोग भी इन चीजों को समझ रहे हैं कि आप बात करेंगे, आप बड़ी बात करेंगे और लोगों के सवालों का जवाब नहीं देंगे, लोगों के मन में उठ रहे संशयों का निराकरण नहीं करेंगे, तो कैसे लोग आपको स्वीकार कर लेंगे? तो इस पूरे के 2 दिन के दोनों मुद्दों पर जो सदन में बहस हुई, मुझे लगता है कि सरकार आम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई और अपने एजेंडे को भी आगे नहीं बढ़ा पाई। क्यों? कि उसके अपने एजेंडे में कोई तर्क नहीं था, कोई ताकत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करके आप अपने एजेंडे को बढ़ा नहीं सकते, संभव नहीं है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करें या इंदिरा गांधी की करें, राजीव गांधी की करें या कांग्रेस के रिजीम की करें, लेकिन जब आप बात करते हैं तो फिर, और बहुत चतुराई से आज अमित शाह, जहां उनका जिक्र आ रहा था, उनकी पार्टी या अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का जिक्र आ रहा था, या ईवीएम की बात आई तो ईवीएम का विरोध, अब कह रहे हैं विरोध ये कर रहे हैं,
ईवीएम का विरोध तो भाई साहब आपने सबसे पहले किया था। आपके लोग ही पैदल मार्च किए थे। किताब लिखी है, किताब लिखी है, किताब लिखी जीवीएल नरसिम्हा राव ने। हाँ। किताब लिखी और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी लीड कर रहे थे। 2009 का चुनाव हार गए, उसके बाद आपने ईवीएम चिल्लाना शुरू किया। तो ये सब भी है, इतिहास के पन्नों को एक ही हिसाब से नहीं, इतिहास के पन्नों को पलटने, और कह रहे थे कि ये हम तो रेफरेंस में इतिहास में ही जाएंगे, और जब इतिहास में जाते हैं तो इनको तकलीफ होने लगती है। भाई इतिहास में आप भी हैं, आपके बीडी सावरकर भी हैं, गोलवलकर भी हैं, बहुत सारे हैं। बीडी सावरकर का नाम तो बहुत आता है। लेकिन एक जो बात यहाँ अब चलते चलते खत्म कर रहा हूँ कार्यक्रम, एक बात प्रेम कुमार जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही कि जब विपक्ष वॉकआउट किया और उस वक्त घुसपैठिए का जिक्र आ रहा था, तो अमित शाह ने बहुत चतुराई से विपक्ष को घुसपैठिया कहा, वहां पे बहुत चतुराई से कहा है। आप लोग सुनिएगा उस भाषण को, साफ साफ बहुत चतुराई से